India's best learning app. Welcome in classroom of CBSE Junction app. क्लास 10th के बच्चों के साथ हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। पिछले दो वीडियोस में आपने जो स्टडी किया था जेनेटिक्स के बारे में, हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ी थी ग्रेगर जॉन मेंडल की, साथ ही साथ हेरिडिटी के मूलभूत इकाई की स्टडी किया था। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है इसकी जानकारी हम लोगों को मिल चुकी थी। रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है ये जान चुके थे। हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में भी स्टडी किया था। आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन। बच्चों, यह हमारे जेनेटिक्स से ही जुड़ा हुआ टर्म है एवोल्यूशन, जिसका कि अभी हम लोग स्टडी करेंगे एवोल्यूशन का। और इसके तहत हम लोग जानेंगे हाउ अ ऑर्गेनिज्म गेट डेवलप फ्रॉम द अर्ली वन। जैसा पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा साइटोलॉजी में लाइफ सेल बिगेट्स सेल, यानी सेल की उत्पत्ति प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुई है। तो आज इसी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और मैं कह रहा हूँ कि लाइफ बिगेट्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब यहाँ से प्री एग्जिस्टिंग लाइफ का क्या अर्थ है कि थ्योरी ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी यह स्पॉन्टेनियस ओरिजिनेशन हुआ है। इसके बारे में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक आम राय तो नहीं बन पाई कि जीवों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, लेकिन हाँ, हमारे वैज्ञानिक लगातार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, बहुत सारे प्रयासों से, बहुत सारे थ्योरीज के द्वारा ये कंक्लूड किया कि इस पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं और इन सारे फैक्टर्स के आपस में मिलने के कारण जीवों की उत्पत्ति हुई। लाइफ के ओरिजिनेशन के बाद जो उनके क्रमिक विकास हुए, यानी ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ, तो आज हम लोग इसी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म इनटू अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने 9th में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में देखा था कि आपके एनिमल की उत्पत्ति अमीबा से शुरू हुई और हम लोग मेमेलियंस तक पहुँचे, ह्यूमन बींग्स तक पहुँचे। ह्यूमन बींग्स सबसे रिसेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पर का। तो ये उत्पत्ति की जो सिलसिला है, यह सिलसिला 2-4 सालों में नहीं बल्कि इसमें लाखों वर्ष लगे और इस लाखों वर्ष के ग्रेजुअल डेवलपमेंट को, ये ग्रेजुअल चेंज को, यह सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होने के जो प्रोसेस हैं, इसी प्रोसेस का आज हम लोग सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे। और इसी टर्म को हम लोगों ने एक छोटे से वर्ड से डिफाइन किया, दैट इज द एवोल्यूशन। तो आज हमारे बच्चे जानेंगे कि एवोल्यूशन क्या है। इट इज द sequence of gradual change that takes place in the organism over a millions of years and leads to the formation of a new species। यानी मिलियन ऑफ द ईयर्स जो हैं वह सिंपल ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते चले गए, स्टेप वाइज कॉम्प्लेक्स होते चले गए और स्टेप वाइज कॉम्प्लेक्स होते होते पहुंच गए कहाँ पे, तो एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स थ्योरी पे, एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पे, जिस ऑर्गेनिजम्स को आज आप अपने आसपास में देख रहे हैं। तो ये जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट था, ये जो ग्रेजुअल चेंज था, इसी ग्रेजुअल चेंज को हम लोगों ने टर्म के रूप में नाम दिया और इसका नाम पड़ा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के रूप में जो हम लोगों ने अध्ययन किया, तो इसमें हम दो वैज्ञानिकों की मुख्यतः चर्चा करेंगे और इनके द्वारा दिए गए थ्योरीज की भी चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है जे.वी. लेमार्क। तो लेमार्क के द्वारा दी गई थ्योरी लेमार्किज्म प्रूव्स
कि हाउ द एवोल्यूशन हैज़ बीन टेक्स प्लेस ऑन द अर्थ। और साथ ही साथ इसमें थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, दैट इज द डार्विनिज्म। तो इस डार्विनिज्म के लिए जो हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं उनका नाम था डार्विन, और इनके द्वारा दी गई थ्योरी को हमने कहा डार्विनिज्म। इसको क्या कहा? डार्विनिज्म। तो इस चैप्टर में हम लोग दो थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला थ्योरी जो लेमार्क ने दिया और दूसरा थ्योरी जो डार्विन ने दिया। तो लेमार्किज्म और डार्विनिज्म, इन दोनों थ्योरी का स्टडी हम लोग यहाँ करेंगे बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो हमारा सबसे पहला थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ लेमार्किज, थ्योरी ऑफ लेमार्क, दैट इज द लेमार्किज्म। तो इसमें इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर जो कि मूल बात थी, जो कि मुख्य बात था, जो कि एक इकलौता बात था लेमार्क का, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ऑर्गेनिजम्स जो आप देख रहे हो उसमें कैरेक्टर इनहेरिटेड होता है, कैरेक्टर ट्रांसफर होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और वही एकोमोडेशन ऑफ द कैरेक्टर्स काउज द वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग इन कंपैरिजन टू देयर पेरेंट्स। और जब यह एकोमुलेशन एक हाई लेवल पे हो जाती है, मतलब मास स्केल पे जब एकोमुलेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, एकोमुलेशन ऑफ द वेरिएशंस होंगे ऑफ स्प्रिंग्स में, तो निश्चित तौर पे वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे डिफर कर जाएगा, निश्चित तौर पे उनसे अलग हो जाएगा। तो इसी बात को लेकर के जो हमारा थ्योरी सामने आया, उस थ्योरी को हमने कहा क्या? थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म। इसको क्या कहा? थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म की जो मुख्य बातें हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू इंक्रीज इन साइज, यानी एक माइक्रोस्कोपिक अमीबा से शुरू करेंगे और आज हम लोग ह्यूमन बींग्स तक पहुँचे। आप एलिफेंट को देखो तो क्या है, ये डायरेक्ट जो है यह इस यूनिसेलुलर से मिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स वाले जो ऑर्गेनिज्म बने, ये क्या हो रहा है? इनके साइज में इंक्रीजमेंट हो रहा है। और इंक्रीजमेंट के कारण क्या है? नंबर ऑफ द सेल्स के एग्रीगेशन, और नंबर ऑफ सेल्स के एग्रीगेशंस के बाद उनमें जो एक नई प्रॉपर्टीज आई वो है नए ऑर्गन्स का निर्माण, यानी डिवीजन ऑफ द लेबर। तो जी जैसे जैसे सेल्स एग्रीगेट होते गए वो एसोसिएटेड होते गए, और एसोसिएशन के कारण डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, और डिवीजन ऑफ लेबर से यहाँ पे जो है वो न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता चला गया। तो दूसरी थ्योरी में उन्होंने कहा कि न्यू नीड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स, यानी डिवीजन ऑफ लेबर के लिए नए ऑर्गन्स की आवश्यकता पड़ी और नए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन भी हुआ। इस तरह से धीरे धीरे उनमें ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता चला गया, और ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो हैं जैसे जैसे बनते गए वैसे वैसे डेवलप करते गए, और डेवलप होकर के एक बेहतर ऑर्गन के रूप में सामने आ गए। लेकिन यहाँ पे एक जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसका कि हम बात करना चाहेंगे, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। यानी क्या हुआ कि कई बार आपने ऑर्गन्स को यूज़ किया, जैसे मान लीजिए कि मछली पानी में डेवलप करी, तो मछली में आँखों के प्रोटेक्शन के लिए एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ। क्या चीज़ का डेवलपमेंट हुआ? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का। दैट निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द आईज। लेकिन दूसरे ही स्टेज में जब ये मछलियाँ जमीन पे एम्फीबियंस के रूप में डेवलप कर गए, जब ये ज़मीन पे रेप्टाइल्स के रूप में डेवलप कर गए, तो इनके डेवलपमेंट के बाद उस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की कोई यूज नहीं रह गई। और जब निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की कोई यूज नहीं रह गई तो वह निक्टेटिंग मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिजेनरेट कर गया, तो उसका डिजेनरेशन हो गया। तो यूज ऑफ द ऑर्गन मेक्स देम मोर एंड मोर डेवलप्ड, एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स मेक्स देम डिजेनरेटेड।
तो इस तरह से यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गेन्स का जो थ्योरी है यह लेमार्क के द्वारा दिया गया, और इस पे हम लोग बड़ा अच्छा से स्टडी करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गेन्स की। आपने वेस्टिजियल ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ा होगा कि द ऑर्गेन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट डजंट एक्ट, वो हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। अब इस वेस्टिजियल ऑर्गेन्स में आपका जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका क्या चीज़, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीचों बीच मौजूद है। यह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अर्लियर इट वाज एक्ट, वो काम करता था और उससे सेलुलोज नामक एक एंजाइम का सिक्रीशन होता था जो सेलुलोज का डाइजेशन करता था। लेकिन जब हम लोग कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड हो गए, यानी हम लोग फ्लैशेस पे सर्वाइव करने लगे, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम समाप्त हो गया, यानी उसका कोई वर्क नहीं रह गया बॉडी में और वो डिजेनरेट कर गया। और डिजेनरेशन के बाद अभी हम लोगों में प्रेजेंट है लेकिन फंक्शनलेस है, इसीलिए हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहेंगे। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स की थोड़ी सी पहचान हम लोगों में आज भी मौजूद है। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि मछलियों से डेवलप्ड होते हुए मेमेलियंस तक पहुंचे। वी आर एग्जाम्पल ऑफ मेमेलियंस, सो वी हैव सम लिटिल बिट कैरेक्टर्स that was carried out as a degenerated organ from the pieces to mammalians। अब ये सीक्वेंस क्या है आपको याद दिला दूं, आपने 9th में तो डिटेल में पढ़ा होगा। सबसे पहले हमारा क्या था कि हम लोग पीसेस के रूप में डेवलप किए थे, तो फिश के रूप में डेवलप किए। फिश से हम लोग एम्फीबियंस बने और एम्फीबियंस से क्या बने आप बताओ, रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स से क्या बने, एव्स बने, और एव्स से क्या बने, तो मेमेलियंस बने। तो बच्चों ये जो मेमेलियंस हम लोग बने, तो ये जो हम लोगों का सफ़र है इसमें कुछ कैरेक्टर पीसेस का, यानी फिश का कुछ कैरेक्टर कैरी हुआ है एम्फीबिया में, कुछ जुड़े कुछ घटे, रेप्टाइल्स में पहुँचे कुछ जुड़े कुछ घटे, एप्स में पहुँचे कुछ जुड़े कुछ घटे, और फाइनली हम लोग पहुँच गए मेमेलियंस पे जिसमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स डेवलप किए। तो मतलब हर में नया कैरेक्टर डेवलप किया, लेकिन वो जो नए कैरेक्टर डेवलप किए थे वो कैसे डेवलप किए, सम ऑर्गन्स गेट डेवलप ड्यू टू द यूज ऑफ दैट ऑर्गन्स, और कुछ ऑर्गन्स घटे डिजेनरेट हुए ड्यू टू डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। तो लेमार्क ने कंटिन्यूड यूज ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन्स मेक देम मोर डेवलप्ड एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन लीड्स टू डिजेनरेट देम। ये बात जो उन्होंने कही ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो गया। किस लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया, बिकॉज दिस इज अ की ऑफ द एवोल्यूशन, दिस इज द की ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि ये हम लोगों को इस बात को प्रूफ किया कि हाउ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म गेट डेवलप्ड इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड व्हाई दे डेवलप्ड फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ये जो टर्म सामने आया उस टर्म को एक्सप्लेन करने का काम कौन किया है, तो हमारा लेमार्क के इस थ्योरी का थर्ड पॉइंट को आप बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि न्यू कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि हम लोगों में नए कैरेक्टर्स का एक्वायरिंग हमारे सर्वाइवल के दरमियान भी होता है, और ये एक्वायरिंग जो है वो दो तरह के होंगे। एक हो जाएंगे आपके सोमेटिक कैरेक्टर। सोमेटिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो आप अपने जीवन काल में अर्जित करते हो। आजकल तो फैशन है बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाने का, और वो क्या कहते हैं उसको, मसल्स वगैरह डेवलप करने का। तो एक्सरसाइज करके जिम में जाके और बहुत सारे कार्यों से आप अपने अंदर डेवलपमेंट करते हैं, या आपका सोमेटिक चेंज है, या फिर आप डाइटिंग वाइटिंग करके एकदम अपने आप को दुबले पतले बना लेते हो, सिंपल बना लेते हो। तो ये क्या, यह सोमेटिक चेंज है, और यह सोमेटिक चेंज डजंट गेट ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये नॉन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं। इट इज नॉन इनहेरिटेड कैरेक्टर विच कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और दूसरा कैरेक्टर जो हम लोग एक्वायर करते हैं वह एक्वायर्ड कैरेक्टर है आपका जो इनहेरिटेड होता है, यानी कि वह जेनेटिकल कैरेक्टर्स हैं जो हम एक्वायर्ड करते हैं।
अब सवाल उठता है कि भाई ठीक है, हम तो मेहनत वहनत करके ये कैरेक्टर एक्वायर कर लिया, कौन सा, तो सोमेटिक कैरेक्टर को एक्वायर कर लिया। व्हाट इज अबाउट द जेनेटिक कैरेक्टर? तो जेनेटिक कैरेक्टर को एक्वायर करने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इन फैक्टर्स के रूप में हमारा कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज और सम अननोन रीजन्स भी हैं। इसी तरह से सेल के डिवीजन के दरमियान, माइटोसिस, मियोसिस एटसेट्रा के दरमियान बहुत सारे क्रॉसिंग ओवर होते हैं, काइजमाटा फॉर्मेशन होते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ द प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स होता है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो वेरिएशंस को काउज करते हैं, और यह वेरिएशंस जर्मिनल भी हो सकता है, सोमेटिक भी हो सकता है। याद रखिएगा, जर्मिनल कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे यानी वो इनहेरिटेबल होंगे, और नॉन जर्मिनल कैरेक्टर्स यानी जो सोमेटिक कैरेक्टर्स होंगे वो, जो जर्मिनल कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिटेबल होंगे और जो सोमेटिक कैरेक्टर्स हैं वो नॉन इनहेरिटेबल होंगे। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जेनेटिकल कैरेक्टर है, कौन सा नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने लेमार्क के थ्योरी को समझा। इसके बाद जो हमारा दूसरा थ्योरी आता है, थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म, यानी कि डार्विन का दिया हुआ थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म के रूप में जाना गया, और इसको हम लोग थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। बच्चों, आपको पता होगा या नहीं तो आप इस बात को जान लें कि हम लोग डार्विन को ही फादर ऑफ द इवोल्यूशन के रूप में कंसीडर किया, क्योंकि इनकी दी गई थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे उस सवालों का जवाब है जो इवोल्यूशन के दरमियान हमारे मन में एराइज हुआ। ये क्वेश्चंस एराइज हुआ कि कैसे एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता चला गया, क्यों होता चला गया, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रोल देम, ये कौन से मैकेनिज्म है, कौन सा सिस्टम है जो काम कर रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम लोगों ने डार्विन की दी गई थ्योरी को पढ़ा तो हमारे बहुत सारे क्यों का जवाब यहाँ से मिल जाएगा। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा। तो थ्योरी ऑफ डार्विन्स की चर्चा हम लोग यहाँ से करेंगे। तो डार्विन ने क्या क्या कहा, सबसे पहली बात, उनकी पहला पॉइंट को हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। स्पेसिएशन की चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज के ओरिजिनेशन को ही हम लोग स्पेसिएशन कहते हैं। तो स्पेसिएशन यूजफुल वेरिएशन है। स्पेसिएशन क्या है? यह एक यूजफुल वेरिएशन है। फ्रॉम द जेनरेशन टू जेनरेशन गिव राइज द इंफॉर्मेशन टू द न्यू स्पेसीज। कहने का मतलब यह कि जो आप स्पेसिएशन देख रहे हो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएशन है। यह क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, और यह वेरिएशन जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, यह जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते रहता है, और इन्हीं ट्रांसफर होने के कारण एकोमुलेशन ऑफ वेरिएशन होता है। और एकोमुलेशन ऑफ वेरिएशन से क्या होगा? स्पेसिएशन होगा, और स्पेसिएशन से क्या होगा कि डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि आप याद करिए कि कार्टिलेजिनस फिश में वेरिएशन आया, कार्टिलेजिनस फिश में वेरिएशन आया, और वेरिएशन के द्वारा वह कार्टिलेजिनस फिश बोनी फिश में कन्वर्ट हो गए, और वह बोनी फिश लेटर ऑन एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गए। तो यह क्या? यह स्पेसिएशन ही था। और यह स्पेसिएशन कैसे हुआ? पीसेस से एम्फीबियंस में कन्वर्ट होना, ये कैसे हुआ? तो डाइवर्सिटी के द्वारा। डाइवर्सिटी एकोमोडेट होते गए, वेरिएशन एकोमोडेट होते, डाइवर्सिटी नहीं, वेरिएशन एकोमोडेट होते गए, और एकोमोडेट होकर के एक नए इंडिविजुअल्स के ओरिजिनेशन का वजह बन गया। तो पहले पॉइंट में हमने बात किया कि स्पेसिएशन जो है ये कैसे होता है। तो यूजफुल वेरिएशंस जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन जमा होंगे, और जमा होकर एक नए स्पेसीज का निर्माण करेगा। तो इसको हम लोगों ने कहा स्पेसिएशन। दूसरा पॉइंट हमारा है स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस।
तो बच्चों स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस को समझिए कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको समझना, कि आप समझ लो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में संतान को जन्म देने की जो क्षमता है वो इनॉर्मस है। संतान को जन्म देने की क्षमता क्या है? इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा। एक एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की जनसंख्या उत्पन्न करते हैं। तो आप सोचो कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के एक इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में 1,00,000 संतान को उत्पन्न करते हैं, तो फिर 1,00,000 संतान उतना फिर ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति करेगा। और इस तरह की उत्पत्ति की जो प्रोसेस है यह चलती रहे तो इस पृथ्वी पे एक पर्टिकुलर ही स्पेसीज का पूरा जनसंख्या होगा, अदर के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। लेकिन क्या रियली में ऐसा होता है? रियली में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑर्गेनिजम्स की संख्या लिमिटेड है, फिक्स्ड है, उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ती है। सारे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए यहाँ प्लेस अवेल्ड है। तो ऐसा क्या होता है? कौन सा फैक्टर है जो इनको कंट्रोल करता है? तो वो फैक्टर है आपका क्या? वो फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट। अब सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सर्वाइवल के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। आपको आपके सर्वाइवल के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। यह स्ट्रगल्स इंटरकास्ट हो सकता है, इंट्राकास्ट हो सकता है, यानी कि आपस में हो सकता है, या फिर एक स्पेसीज का दूसरे स्पेसीज के साथ हो सकता है, या सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल हो सकता है, ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल हो सकता है, फूड के लिए स्ट्रगल हो सकता है, फाइट विद द डिजीजेस के लिए स्ट्रगल हो सकता है। आप सपोज करो कि कोई वायरल इन्फेक्शन आपको लग गया, वायरस आपके बॉडी में सरवाइव करना चाहता है और आपका बॉडी उस वायरस को मार के बॉडी को सरवाइव कराना चाहता है। जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा। अगर आप जिंदा जीते तो आप जिंदा रहोगे, वायरस मरेगा। अगर वायरस जिंदा रहा तो आप मरोगे। ये फिक्स्ड है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? तो यही है स्पेस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और इसमें वही जीतेगा जो फिटेस्ट होगा। तो चूंकि क्या है ना कि फूड और स्पेस तो लिमिटेड है और इसमें कंपटीशन है। कंपटीशन में जो विनर होगा फूड उसको अवेल्ड होंगे, जो विनर नहीं होगा फूड उसको नहीं मिलेगा, और जिसको फूड नहीं मिलेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो जीतेंगे उनको हम फिटेस्ट कहेंगे, जो जीतेंगे उनको फिटेस्ट कहेंगे, और जो फिटेस्ट होंगे उन्हीं का सिलेक्शन कौन करेगा? नेचर उन्हीं का सिलेक्शन करेगा। और जीतने के बाद जिनका सिलेक्शन होगा वही सेलेक्ट होकर के वही स्पीसीज सरवाइव करेगा। इस तरह से हजारों और लाखों की जनसंख्या में जन्म देने के बावजूद भी संतान की संख्या, उस स्पीसीज की संख्या लिमिटेड होती है, यानी उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ती है। इसके पीछे जो मुख्य वजह है वह वजह क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। उसके पीछे का मुख्य वजह क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ही नेचर जो है वह स्पीसीज की जनसंख्या को फिक्स्ड करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि स्पेसिएशन के लिए कौन कौन से मुख्य वजह हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मुख्य वजह है स्पेसिएशन का वह है जीन फ्लो। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि जीन फ्लो क्या होता है? तो जीन फ्लो कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम द वन पॉपुलेशन टू अनदर। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन फ्लो के कारण वेरिएशन होगा और वेरिएशन के कारण स्पेसिएशन होगा। तो ये जो जीन फ्लो है वो एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में होता है। पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ स्पेसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक खास एरिया में मौजूद उन जीवों की संख्या को पॉपुलेशन कहेंगे। यानी इंटर कॉन्टिनेंटल या इंटर पॉपुलेशन एरियाज के बीच में जब जीन्स का ट्रांसफर होगा तो इसको हम लोग जेनेटिक फ्लो कहेंगे, जीन फ्लो कहेंगे। और इस जीन फ्लो के कारण जो वेरिएशंस आएंगे वो एक स्पेसिएशन का कारण बनेंगे। दूसरा है रैंडम चेंज इन द एलेलीज फ्रीक्वेंसीज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट।
यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक ऐसा वजह है जिससे स्पेसिएशन होता है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि एलिलीज फ्रीक्वेंसीज में चेंज आना, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के स्पेसीज के जीन्स का एक पर्टिकुलर एरिया के स्पेसीज के बीच में जीन का आदान प्रदान, तो यह भी आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा। और इस जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण एक नए स्पेसीज की निर्माण होगा। तीसरा रीजन है नेचुरल सिलेक्शन। अभी हम लोगों ने बात किया नेचुरल सिलेक्शन में कि नेचुरल सिलेक्शन में नेचर जिसका सिलेक्शन करे, कंपटीशन में जो जीतेंगे नेचर उनका ही सिलेक्शन करेगा। और यह कई सारे स्ट्रगल के बाद होता है। इस स्ट्रगल के दरमियान आपके बॉडी में कई सारे वेरिएशन आते हैं और वो कई सारे वेरिएशंस आपको एक नए स्पीसीज में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी होता है। तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शंस के द्वारा भी नए स्पीसीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल बैरियर्स। ज्योग्राफिकल बैरियर्स कहते हैं कि जिसमें आप अलग अलग स्पीसीज, एक ही स्पीसीज को अलग अलग एरिया में डाल दें। जैसे माउंटेन्स रिवर के कारण जो स्पेसिएशन होता है, मतलब एक खास एरिया का एक खास टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर में एक स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वो वहाँ सरवाइव कर रहे हैं वेरिएशंस लाकर, और उस वेरिएशन के कारण वहाँ पे उनका स्पेसिएशन हो गया और स्पेसिएशन होकर के एक नई स्पीसीज का निर्माण किया। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप अंगारा गोट कश्मीर में पाया जाता है, वो भी एक स्पेसीज है गोट का। और बिहार में भी बकरियां पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी बकरियां पाई जाती है। लेकिन आप देखोगे कि बिहार की जो बकरियां उनकी साइज़ थोड़ी छोटी है, उनके बॉडी के हेयर्स कम हैं। जो आप मध्य प्रदेश की बकरियों को देखते हैं उनका हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है और उनके बॉडी पे जो हेयर्स हैं वो कम होते हैं। लेकिन अंगारा को गोट की बात करें, कश्मीर में पाई जाने वाले, ठंड प्रदेश में पाए जाने के कारण इनके बॉडी के ऊपर बालों की जो लंबाई है वो बढ़ गई। और यही जो रीजंस है, यही जो वेरिएशंस आए, और इस वेरिएशंस के कारण इन तीनों बकरियों को अलग अलग स्पीसीज के तहत हमने रखा। तो ज्योग्राफिकल बैरियर्स के कारण भी जो है वो वेरिएशंस आते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के रूप में कंसीडर करते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के रूप में देखते हैं। तो बच्चों, आपने यहाँ तक में देखा कि ये डार्विन्स के द्वारा दी गई थ्योरीज के तहत हमने जाना कि हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर इवेल्युएटेड फ्रॉम द अर्लियर वन या फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेरिएशंस। तो अब सवाल उठता है कि व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इट, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इट, हाउ यू विल प्रूव इट कि या नहीं आप जो करे वो सच है। देयर शुड बी द प्रूफ ना, सर कह दिए तो आप मान लिए, ऐसा तो नहीं। देयर शुड बी द एविडेंस। हाउ सर, क्यों बात, आपके बात पे क्यों विश्वास करूं? आपको एविडेंस दो, प्रूफ दो। तो प्रूफ के तौर पे भी हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनकी चर्चा हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। बच्चों, बोर्ड के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो डार्विनिज्म और लेमार्किज्म तो थ्योरी है, इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ कुछ और टर्म्स हैं, जैसे आपका होमोलोगस ऑर्गेन्स। तो होमोलोगस ऑर्गेन्स और एनालोगस ऑर्गेन्स का भी शॉर्ट नोट्स पूछ देता है, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। होमोलोगस ऑर्गेन्स कहते हैं कि वह ऑर्गेन्स, यानी कि द ऑर्गेन्स इवॉल्व फ्रॉम द सेम एंसिस्टर। एंसिस्टर मतलब पूर्वज, तो सेम एंसिस्टर से ऑरिजिनेट हुआ, बट दे हैव द डिफरेंट फंक्शन, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग हो गया। मतलब हैविंग द सेम ओरिजिनेशन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। Homologous organs are those organ having the same origination but perform different functions। जैसे आप देखो फोर लिम्ब, फोर लिम्ब किसको कहते हैं? हाथ को फोर लिम्स कहते हैं। अब घोड़ा का फोर लिम्स यानी घोड़े के आगे वाले पैर को हमने फोर लिम्स कहा और पीछे वाले पैर को हैंड लिम्स कहा। तो घोड़े के फोर लिम्स और बैट का विंग्स, ये दोनों का ओरिजिन सेम है। फ्लिपर जो उसका पंख है, ये वेल का जो फिन से आगे का, जिसको कि हम लोग फ्लिपर कहते हैं, और ह्यूमंस का हैंड,
ये सभी के सभी सेम ओरिजिन के हैं, लेकिन क्या सेम फंक्शन करते हैं? नहीं ना, अलग अलग फंक्शन करते हैं। घोड़ा अपने पैर की मदद से दौड़ता है, ह्यूमन होल्ड करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, व्हेल अपने फ्लिपर के मदद से जो है वो पानी में तैरता है, और बैट्स अपने विंग्स के मदद से हवा में फ्लाई अप करता है। तो देखिए किस तरह से हैविंग द सेम ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ से हम लोगों ने जाना होमोलोगस ऑर्गेन। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि चाहे वो व्हेल हो, बैट हो, चाहे मैमल्स हो यानी ह्यूमंस हो, घोड़ा हो, इन सब की उत्पत्ति सेम है। सबकी उत्पत्ति क्या है? सेम एंसिस्टर से हुआ है। यानी इट इज अ प्रूफ दैट दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स are originated from the same ancestor but they are different from each other due to speciation। तो स्पेसिएशन का यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल आपने किससे देखा? होमोलोगस ऑर्गेन से देखा। यानी होमोलोगस ऑर्गेन प्ले अ बेस्ट एविडेंस टू प्रूव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। यानी स्पेसिएशन जो कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का एक प्रमुख अंग है, इस स्पेसिएशन को प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने होमोलोगस ऑर्गेन का एग्जाम्पल लिया। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग एनालॉगस ऑर्गेन और कुछ और एविडेंसेस के साथ। आपकी पढ़ाई जारी रहे, रिवीजन रेगुलर रूप से चलती रहे। किसी तरह के डाउट्स होने पे हमारे डाउट सेशन को ज्वाइन करें और अपने सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर कॉन्सेप्ट से बिल्कुल रूबरू रहे, एकदम कॉन्सेप्चुअल बने। और आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। India's best learning app.